हेलो बच्चों, आज हम आपकी बुक का जो सब टॉपिक है 3.3 शहरी केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैंने विजयनगर के मैप में भी दिखाया था कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने विजयनगर को 3 भागों में बांटा था और ये 3 भाग थे: धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र। ये आप विजयनगर के मैप में आप देख भी सकते हो कि धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित थे। बेटा, जो शहरी केंद्र हैं उसमें हमें आम लोगों के आवासों के कम साक्ष्य मिले हैं। मतलब आम लोगों के जो घर हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कम मिले हैं। और हमें इतिहासकारों को बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन जो कि बहुत ज़्यादा कीमती माने जाते थे। तो इससे जो इतिहासकार हैं, वो पुरातत्वविद हैं, वो ये अनुमान लगाते हैं कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहा करते होंगे। ये आपको फ़ोटो भी दिख रही है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तनों के टुकड़े के जो अवशेष मिले हैं वो कैसे थे। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक मुस्लिम रेजिडेंशियल मोहल्ला भी मिला है जहाँ पे मुस्लिम लोग रहा करते थे। और इसी इलाके में बहुत सारे मकबरे और मस्जिदों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे दिखाया भी गया है। विजयनगर में ये मस्जिद दिखाई गई है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहा करते थे। बेटा, 16वीं शताब्दी में एक पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने जो शहरी केंद्र में आवास थे, सामान्य लोगों के आवास थे, उनका वर्णन किया है। तो वो हमें बताते हैं कि जो लोगों के अन्य आवास थे वो छप्पर के थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत थे, सुदृढ़ थे। और जो ये आवास थे वो खुले स्थानों पर लंबी लंबी गलियों में व्यवस्थित थे। और बेटा, इस पूरे क्षेत्र में हमें पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर भी मिले हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जो राजा था यहाँ पे वो अलग अलग संप्रदायों के, अब अलग अलग धर्मों के लोगों को संरक्षण प्रदान करता था। और यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहा करते थे। यहाँ पे हमें बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए जलाशय भी मिले हैं, कुएँ मिले हैं, जो कि पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे, जिससे कि जो सामान्य नगरवासी हैं वो मतलब इसका इस्तेमाल कर सकें। बेटा, अब हम आ गए हैं आपकी बुक के टॉपिक 4 पे, जो है राजकीय केंद्र। अब राजकीय केंद्र की क्या विशेषता थी? जो राजकीय केंद्र था वो विजयनगर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित था। यहाँ पे हमें 60 से भी ज़्यादा मंदिर भी मिले हैं और 30 संरचनाएं ऐसी मिली हैं जो महलों के रूप में जिनकी पहचान की गई है। मतलब वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं थी, वो ऐसे महल बनाए, मतलब 30 संरचनाएं ऐसी थी जो धार्मिक नहीं थी, जहाँ वहाँ पे कोई भी अनुष्ठान वगैरह नहीं किया जाता था, वो सिर्फ महल थे। ठीक है। और जो मंदिर थे वो पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, पूरा जो मैसनरी वर्क था वो। और जो धार्मिक इमारतें नहीं थी वो विकारी वस्तुओं से बनी थी। विकारी वस्तुएं मैंने जैसे बताया था, वो वस्तुएं होती हैं जो जल्दी से नष्ट हो जाती हैं, विशेषतः लकड़ी, जैसे लकड़ी से बनी होती थी कुछ इमारतें। तो ऐसी इमारतें धर्म से रिलेटेड नहीं होती थी, धार्मिक नहीं होती थी। और बेटा, जो इतिहासकार हैं उन्होंने भवनों के आकार और उनके कार्य के आधार पर भवनों को अलग अलग भागों में बांटा था। ऐसे ही उन्होंने एक भवन को राजा के भवन की संज्ञा दी थी। जो राजा का भवन था उसमें 2 मंडप पाए जाते थे, एक था सभा मंडप और दूसरा था महानवमी डिब्बा। ये 2 मंच थे। और सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से एक जो यात्री थे, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, उन्होंने विजय का भवन कहा था। अब हम आ जाते हैं सभा मंडप पे। जो सभा मंडप था वो एक ऊंचा मंच था। ठीक है। और वहाँ पे 2 मंजिला था वो। दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और एक निश्चित दूरी पर वहाँ पे ये जो लकड़ी के स्तंभ है उनको गाड़ने के लिए छेद बने हुए थे। अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि इसका काम किस लिए होता होगा, इसका यूज़ किस लिए होता होगा, क्योंकि जो छेद बने हुए थे स्तंभों को लगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पास बने हुए थे और बहुत ज़्यादा कम स्पेस बचता था उसके बाद। तो हमें ये पता नहीं चल पाया कि सभा मंडप का जो काम था, जो यूज़ था, वो किस लिए होता होगा। अब जो दूसरा विशालकाय मंच था उसका नाम था महानवमी डिब्बा। ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा मंच था और इसका जो आधार था, जो बेस था, वो 11,000 वर्ग फीट था और जो उसकी ऊंचाई थी वो 40 फीट थी। ठीक है। और जो ये मंच था उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये देखो, ये कुछ ऐसे दिखता था महानवमी डिब्बा।
ये ठीक है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था। तो ऊंचाई पे जब हम जाते थे महानवमी डिब्बा पे, तो जो हम्पी का पूरा जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता था। जो हम्पी शहर था वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता था महानवमी डिब्बा के मंच से। और बेटा जो महानवमी डिब्बा की जो दीवारें थी, उस पे घोड़े, हाथियों, नर्तकों और शिकार खेलने के बहुत सारे दृश्य बनाए गए थे। ठीक है, और पूरे महानवमी डिब्बा को दो दीवारों से, दोहरी दीवारों से घेरा गया था और उन दो दो दीवारों के बीच में गलियां भी होती थी। और ये जो महानवमी डिब्बा था वो राजा कृष्ण देव राय ने जब उदयगिरी पर विजय प्राप्त की थी तब उसका निर्माण किया था। अब महानवमी डिब्बा का इस्तेमाल किस लिए होता था? महानवमी डिब्बा पे जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो त्यौहार आते हैं, जो महानवमी से रिलेटेड जो त्यौहार आते हैं वो मनाए जाते थे, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ये सारे त्यौहार वहाँ पे मनाए जाते थे। ठीक है, और जो मतलब कुछ कुछ अवसरों पे जो विजयनगर के शासक थे, जो राजा थे, वो अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का प्रदर्शन भी वहाँ पे किया करते थे। ठीक है, वहाँ पे मूर्ति पूजा भी की जाती थी, अश्वों की पूजा भी की जाती थी, और वहाँ पे बहुत सारे जानवरों की, जैसे भैंस हो गई और दूसरे जानवरों की बलि भी दी जाती थी, नृत्य किया जाता था, मल्लयुद्ध, रेसलिंग की जाती थी। और ये जो महानवमी डिब्बा पे जब ये त्यौहार मनाए जाते थे, तो इस त्यौहार में बहुत सारे लोग आते थे, जैसे नायक हो गए, महानायक हो गए, सैनिक हो गए, उन लोग मतलब जो आम जो प्रजा थी वो भी वहाँ पे सम्मिलित होती थी। ठीक है, तो इस मौके पर जो नायक होते थे वो अपने राजा को या अधीनस्थ राजा को भेंट भी दिया करते थे। और जब त्योहारों का अंतिम दिन होता था तो जो राजा होता था वो अपने नायकों की सेना का निरीक्षण करता था, उनकी देखरेख मतलब वो करता था, जांच करता था। ठीक है, और यहाँ पे सजे धजे हाथियों की, घोड़ों की, रथों की, सैनिकों की शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी। अब जो ये उत्सव यहाँ पे बनाए जाते थे, इनका क्या महत्व था, ये हमें क्या दर्शाते हैं? ये हमें यही दर्शाते हैं कि जो राजा था वो अपनी प्रजा के सामने अपनी सत्ता का प्रदर्शन करता था, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दर्शाता था, और अपनी प्रजा के मन में ये विश्वास पैदा करता था कि जो उनका राजा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वो एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने के सक्षम है। अब बेटा राज के केंद्र में ही एक अन्य भवन था जिसका नाम था लोटस महल। जो लोटस महल था वो सबसे सुंदर भवनों में से एक था, और ये जो लोटस महल जो ये नाम था वो एक अंग्रेज यात्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी में दिया गया था। ये देखो यहाँ पे आपकी किताब में भी लोटस महल का दृश्य दिखाया गया है, और जो उसकी आकृति है वो एक कमल की तरह है। जो उसका ऊपर का जो आप ये शीर्ष देख रहे होंगे, ये एक कमल की पंखुड़ियों की तरह है, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इसी वजह से इसको लोटस महल का नाम दिया। वैसे तो बेटा इसका ये जो लोटस महल था, इसका हमें ये पता नहीं चल पाया है कि ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता होगा, लेकिन कॉलिन मैकेंजी जो हैं उन्होंने वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये एक परिषदीय सदन होगा, मतलब ये एक मीटिंग हॉल टाइप का होगा, जो कि जब जो राजा है जब वो अपने सलाहकारों के साथ, परामर्शदाताओं के साथ जब वो मीटिंग करते होंगे तो वो यहीं पर लोटस महल में ही करते होंगे। और ठीक है बेटा, और वैसे तो जो ज़्यादातर जो धार्मिक केंद्र जो मंदिर थे वो धार्मिक केंद्र में ही मतलब थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी बहुत सारे मंदिर पाए गए हैं, जिसमें से एक है हजार राम मंदिर। ये देखो, ये हजार राम मंदिर के अंदर का दृश्य है। ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य मंडप था इसमें 4 स्तंभ बने हुए हैं, 4 स्तंभ है मुख्य मंडप में, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। और जो ये हजार राम मंदिर था ये भगवान राम को समर्पित था। ठीक है, और लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे अब कोई मूर्ति नहीं मिली है क्योंकि अब वो नष्ट हो गई है। और ये बेटा महानवमी सॉरी ये जो हजारा मंदिर है उसकी जो बाहर की दीवार है वो कुछ इस तरीके से दिखती थी। वहाँ इसमें समांतर रेखाएं थी, और यहाँ पे बहुत सारे आपको चित्र भी दिख रहे होंगे हाथियों का। ठीक है, हाथी घोड़ों का चित्र दिख रहा होगा, वो बनाए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे महानवमी जो त्यौहार है उसके भी चित्र बने हुए थे, जैसे कुछ चित्र जैसे रामायण से भी लिए गए थे। देखो जैसे आप ये देख रहे हो, ये रामायण से लिए गए दृश्य हैं जो कि हमें हजारा मंदिर में देखने को मिलते हैं।
और बेटा जो हज़ार मंदिर है उसका इस्तेमाल मेनली जो राजा है और उसके जो परिवार के लोग हैं उनके लिए ही उनके द्वारा ही किया जाता था। और बेटा यहाँ पे हमें एक और इमारत मिली है राज्य के केंद्र में ही, जिसका नाम था हाथियों का अस्तबल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो शाही हाथी होते थे, जो राजा की सेना में जो शाही हाथी होते थे उनको यहाँ पे रखा जाता था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कमरे बनाए गए थे, ये कुल 11 कमरे थे और इनके ऊपर गुंबद बनाए गए थे और इन पे नक्काशी भी की गई थी। ठीक है। और कमरों के अंदर एक टाइप की जैसे हुक बनाया गया था, जो कड़ियाँ बनाई गई थी जिससे हाथियों को वहाँ पे बांधा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि हाथियों को रखने के लिए भी यहाँ पे उन्होंने, जो वहाँ के राजा थे विजयनगर के राजा, उन्होंने कितनी सुंदर इमारत बनाई थी। तो ये हमें जो इमारतें जो राज्य के केंद्र में या पूरे विजयनगर में जो इमारतें मंदिर जो बनी हुई थी, वो हमें यही इशारा करती हैं कि जो वहाँ का राजा हुआ करते थे, जो विजयनगर के राजा थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने राज्य को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया था। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ जाए। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है धार्मिक केंद्र के बारे में। थैंक यू बेटा, आप प्लीज़ ये सब वीडियो देख लेना। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि फ्राइडे को होगी गूगल मीट पर।